नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मगर हाट पश्चिम के 11 बूथों पर वोटिंग जो है वो सुबह से ही लगातार जारी है और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोटिंग जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर पुनर्मतदान जो है वो हो रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान मिली गड़बड़ियों की शिकायत के बाद से चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। डायमंड हार्बर और मगरहाटा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। पहले जारी आदेश में साफ किया गया था कि पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। इसके साथ ही बीजेपी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रतिनिधित्व वाले डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र की दोनों विधानसभाओं सीट के कुछ मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने आरोपों की जांच के बाद से अपने विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को नियुक्ति किया था और उसके बाद से राज्य में इस बार जो है 2 चरणों में वोटिंग हुई है। एक तो 23 अप्रैल को और दूसरी 29 अप्रैल को मतदान हुआ और अब इन चुनाव की नतीजे जो है वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव के बाद से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वहीं कोलकाता पुलिस ने उन 7 जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है जहां पर मतगणना जो है होनी है और ये कदम उस समय उठाया गया है जब टीएमसी के नेताओं ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में विरोध जताया और आरोप लगाया कि उनके प्रतिनिधित्व के बिना बैलेट बॉक्स खोले गए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुसार ही हो रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है, पुनर्मतदान जो है वो हो रहे हैं और शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बार पुष्पल वायलेंस हुआ 2021 में, इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक-झोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि 15 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है सर, और अब इसके बाद से एक बार फिर से वोटिंग हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए अनीता जी, जिस तरीके से बंगाल का चुनाव हुआ आपने देखा होगा, पूरी कुर्सियां बटोरी हैं और विवाद भी काफी हुए हैं। जहां टीएमसी पूरे जोर शोर से अपना ताकत लगाए हुए, वहीं बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में 15 ऐसे बूथ हैं जिन पर फिर से चुनाव हो रहा है, क्योंकि वो संदिग्ध थे और वहां पर कुछ गलतियां पाई गई थी। तो मुझे लगता है फेयर और अच्छा चुनाव के लिए ये चीजें जरूरी हैं। अगर कहीं भी कुछ ऑब्जेक्शन लगता है तो वहां पर दोबारा मतदान कराया जाना चाहिए और ये एक चुनाव आयोग का स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, तो मैं मानता हूं। बिल्कुल। ऐसे में सर दोनों चरणों की वोटिंग हो चुकी है और लगातार ये कहा जा रहा था कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे तरह से प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है, लेकिन इसके बाद भी पुनर्वोटिंग हो रही है। ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं अपने आप में। तो बिल्कुल सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके से अनीता जी बंगाल का चुनाव था, बहुत ही टक्कर का चुनाव था और बीजेपी और टीएमसी और उनके कार्यकर्ता किस तरीके से एग्रेशन में थे, बहुत ही आक्रामक मूड में थे। कई जगह झड़पें भी हुई,
इतनी सख्ताई के बावजूद केंद्रीय सुरक्षा बल भी लगे हुए थे, बंगाल पुलिस भी लगी हुई थी। तो मुझे लगता है अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है या चुनाव आयोग को ऐसा लगता है या पार्टियों को ऐसा लगता है उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हाँ, जहां से शिकायतें मिली वहां पर दोबारा चुनाव हुआ। बिल्कुल, ऐसे में दोनों चरणों में सर कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं और फिर पुनर्मतदान हो रहे हैं, तो क्या वोटिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की बात कर सकते हैं और इससे आने वाले समय में जो 4 मई को जो मतगणना होगी पूरी तरह से, उसमें थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके का चुनाव हुआ, जिस तरीके के जो एग्जिट पोल है वो हमने देखे, कोई एग्जिट पोल टीएमसी की सरकार बनवाता हुआ दिखाई दिया तो कोई बीजेपी की सरकार बनवाते हुए दिखाई दिया, और एक एग्जिट पोल तो ऐसा भी रहा जिसने बंगाल चुनाव पर अपना मत ही नहीं दिया। उनको लगा कि लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, सही तरीके से फीडबैक नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कितना क्रिटिकल है बंगाल का चुनाव और कितना जरूरी बीजेपी के लिए है और कितना जरूरी ममता बनर्जी के लिए है। तो दोनों पार्टियों की और नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में देखना पड़ेगा हमें 4 तारीख को कि किसका पलड़ा भारी रहता है और कौन सरकार बनाने में कामयाब होता है। और देखिए, ये एक दबाव की राजनीति है और दबाव का चुनाव है। जिस तरीके से उपचुनाव कराए जाते हैं, बाद में जो वोटिंग कराई जाती है, उसमें जो वोटर्स होते हैं उनके ऊपर और ज्यादा दबाव बन जाता है, क्योंकि राजनीतिक दलों का फोकस उन्हीं लिमिटेड बूथ्स पर आ जाता है। बिल्कुल, ऐसे में सर एग्जिट पोल आपने भी देखा, हम भी देख ही रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या हो सकता है? फिर से टीएमसी की वापसी होगी या फिर बीजेपी इस बार आएगी? देखिए, अगर मेरा पर्सनल व्यू आप जानना चाहेंगे अनीता जी, तो मुझे लगता है कि टक्कर काटे की बीजेपी की सीट जरूर बढ़ सकती है, लेकिन सरकार बनाने में मुझे लगता है टीएमसी सफल हो जाएगी, क्योंकि 77 वर्सेस 217 बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। उसको पाटना बीजेपी के लिए एक ही झटके में मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की तबीयत जो है शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान अचानक से ही बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी की दिक्कत थी। हालात बिगड़ने पर उनको लखनऊ के मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजय राय के सोशल मीडिया पर सीधा टैग करके उनका हालचाल जाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि अजय राय पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से 3 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अजय राय नरेंद्र मोदी के लिए बेहद ही कटु आलोचक और तीखे टिप्पणी के लिए खास चर्चाओं में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग प्रधानमंत्री की दलगत राजनीतिक से इतर संवेदनशीलता की खुलकर तारीफ भी कर रहे हैं। अजय राय ने 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक चुके हैं। हालांकि उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय ने आयोजित कार्यक्रम के दौरान अजय राय के सीने में तेज दर्द और घबराहट महसूस हुई, जिसके बाद से वो बेहोश हो गए। तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय लेह लद्दाख के दौरे पर हैं और इस मौके पर उन्होंने लद्दाख क्षेत्र के कई नेताओं से मुलाकात की है। अमित शाह की मुलाकात सोनम वांगचुक के साथ भी हुई। दोनों के बीच तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई है। बता दें कि सोनम वांगचुक से कुछ दिन पहले ही सरकार ने एनएसए हटा लिया था और इसके बाद से वो जेल से रिहा हुए थे। और अब अमित शाह चीन की सीमा से लगते लेह लद्दाख के दौरे पर हैं और इस दौरान सोनम वांगचुक समेत वहां के अन्य नेताओं के साथ उनकी मुलाकात को अहम माना जा रहा है। अमित शाह ने शुक्रवार को लद्दाख के कारगिल में विभिन्न डेयरी अवसंरचना और सहकारी पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पहले क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रोजगार को नई दिशा देगी। कारगिल में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया गया, जिसकी क्षमता जो है प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध प्रोसेसिंग की होगी। अमित शाह ने कहा है कि इस प्लांट से विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा और आत्मनिर्भर वो बन सकेंगी। तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन भी है। इतने सालों के बाद इस पवित्र भूमि पर तथागत बुद्ध अपनी सबसे परिचित और प्रिय भूमि पर लौटे हैं। ये बहुत
सौभाग्य का विषय है। लद्दाख सैकड़ों सालों से धम्म की जीवंत भूमि रहा है। जब दलाई लामा यहां आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। ये भूमि पर ज्ञान का संरक्षण भी हुआ, ये भूमि पर ज्ञान का संवर्धन भी हुआ। जब भी बौद्ध धर्म पर संकट आए, इस भूमि ने बुद्ध के उपदेश को संरक्षित करने का काम किया और जब शांति काल आया उसको संवर्धित किए हुए, संरक्षित किए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। यही रास्ता था जो भारत में दिए गए तथागत के उपदेश को चीन और कई सारे देशों में पहुंचाने का माध्यम बना। हम लद्दाख की आध्यात्मिक पहचान 4 प्रमुख परंपराओं से बनी है। जन तो है। मई का महीना शुरू होते ही महंगाई का झटका जो है वो जनता को लगा है और इसकी शुरुआत 1 मई को कमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे होने के साथ हो गई है। और अब एक और खबर आपको परेशान कर सकती है। सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो आम आदमी की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आने वाले कुछ ही दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा सकता है। खबर तो ये भी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 4 से 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ सकता है, क्योंकि तेल कंपनियां घाटे में चल रही हैं। सरकार ईंधन की कीमतों में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधे तौर पर माल ढुलाई और आपके सफर की लागत पर भी पड़ेगा। यानी कि सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि सब्जी से लेकर दूध तक हर चीज महंगी हो जाएगी। दरअसल ईरान वॉर और होर्मुज संकट के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। तेल कंपनियां लंबे समय से अपने घाटे की भरपाई करने के लिए कीमतों में इजाफा का दबाव बना रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये फैसला किसी भी वक्त लिया जा सकता है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो इसका असर केवल गाड़ी चलाने वाले पर ही नहीं पड़ता, बल्कि खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले पंप सेट से लेकर डिलीवरी करने वाले लड़कों तक हर कोई इसके जद में आ जाता है। यानी हर सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गुरुवार शाम को हुए दर्दनाक हादसे के बाद से कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन गई हैं। किसी ने मां खो दी है, किसी ने पत्नी, तो किसी ने अपने भाई और माता पिता। लहरों के बीच चीख पुकार और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद का ये मंजर इतना भयावह था कि जिसने भी देखा सिहर उठा है। हादसे का वायरल वीडियो उस खौफनाक पल की गवाही दे रहा है जब कुछ ही पलों में खुशियां भरी और सैर जो है वो मातम में तब्दील हो गई। क्रूज के कुछ वीडियो अब सामने आए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे से कुछ देर पहले तक क्रूज पर सवार पर्यटक काफी खुश हैं, नाच गाने कर रहे हैं। डबल डेकर क्रूज की अपर और लोअर दोनों डेकर पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे संगीत की धुन पर थिरक रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में कुदरत का मिजाज बदला और तूफानी हवाओं ने क्रूज को अपनी चपेट में ले लिया। एक 10 सेकंड के वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेज आंधी के बीच क्रूज बुरी तरह से डगमगाने लगा है और देखते ही देखते क्रूज के अंदर पानी भरने लगा है। जो लोग कुछ देर पहले तक मस्ती कर रहे थे उनके चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी। बच्चे अपने मां के आंचल में लिपटे हुए चीख रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। और इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के पर्यटन निगम की एक बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था, इसके बावजूद भी पर्यटक को क्रूज की सवारी कराई जा रही थी। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बिना लाइफ जैकेट के यात्रियों का सफर कराया जा रहा था। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ज्यादातर पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के ही क्रूज पर सवार थे। जब क्रूज में पानी भरने लगा और लोग डूबने के डर से चिल्लाने लगे, तब जाकर स्टाफ जो है लाइफ जैकेट के बंडल खोलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद से अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव के बीच एक बार फिर से शांति की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने नया प्रस्ताव भेजकर युद्ध खत्म करने की पहल की है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि इससे वो संतुष्ट नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है लेकिन बात बन नहीं रही है।
उनके पास विकल्प है, ये तो डील करें या तो फिर उन्हें उड़ा देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ऐसी मांग रख रहा है जिससे अमेरिका सहमत नहीं हो सकता। ईरान ने यह भी प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया है। हालांकि इसके पूरे विवरण अभी भी सामने नहीं आए हैं। माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव युद्ध खत्म करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर गतिरोध सुलझाने से जुड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिकी पक्ष का कहना है कि इससे उनके मुख्य मुद्दे, खास करके परमाणु कार्यक्रम पर पर्याप्त संकट स्पष्ट नहीं है। ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो सैन्य कार्रवाई भी की जाएगी और एक विकल्प वो भी बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके पास या तो हमला करने या फिर समझौता करने के विकल्प खुले हुए हैं। और इसी बीच अमेरिका में एक और विवाद अब खड़ा हो गया है। इसके साथ ही 60 दिन से ज्यादा सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी जो है वो बेहद ही जरूरी होती है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम लागू होने से ये समय सीमा रुक गई है। कई कानूनी विशेषज्ञ इस दावे से सहमत नहीं है और इसे लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। वहीं अमेरिका ने जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। ईरान संघर्ष को लेकर यूरोपियन सहयोगियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इस कदम को मंजूरी दे दी है और पेंटागन का कहना है कि अगले 6 से 12 महीनों के अंदर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर के बीच हुई तीखी बहस के बाद आया है। ईरान युद्ध को संभालने के तरीके और शांति वार्ता रुकने को लेकर दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि नाटो के भीतर भी आपसी मतभेद गहराता जा रहा है। जर्मनी समेत कुछ यूरोपीय देश ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही पेंटागन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अमेरिका अगले 6 से 12 महीनों में जर्मनी से लगभग 5000 सैनिकों को वापस बुला लेगा और ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी को पूरा करेगा जो उन्होंने ईरान के साथ अमेरिकी युद्ध को लेकर जर्मन नेताओं के साथ चल रहे टकराव के बीच दी थी। ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में नाटो सहयोगी देश जर्मनी से कुछ सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी दी थी, जब चांसलर ने कहा है कि ईरान नेतृत्व अमेरिका की अपमानित कर रहा है और उन्होंने युद्ध में वाशिंगटन की रणनीति की भी कमी की आलोचना की है। जर्मनी छोड़ने वाले सैनिकों की संख्या वहां पर तैनात 36,000 अमेरिकी सैन्य कर्मियों का 14% होगी। वहीं मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव का सीधा असर समुद्री मार्गों पर भी देखा जा रहा है। खासतौर पर होर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर स्थिति बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। ईरान ने जहां एक तरफ इस समुद्री मार्ग को बंद कर दिया है, वहीं अमेरिका ने भी ये नाकेबंदी कर दी है। और इसी बीच पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान को करीब 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिका रक्षा विभाग के आकलन के अनुसार ओमान की खाड़ी और आसपास के समुद्री मार्गों में चल रही कार्रवाई के चलते ईरान की तेल आयात पर बड़ा असर पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा लागू की गई इस रणनीति का उद्देश्य ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखना है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना द्वारा लागू की गई नाकेबंदी ने ईरान के तेल निर्यात को काफी हद तक प्रभावित किया है। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा है कि यह अभियान प्रतिबंधित समुद्री व्यापार और ऊर्जा निर्यात को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। अमेरिकी बयानबाजियों पर ईरान की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने पलटवार करते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि अपने और अपने बॉस ने युद्ध हरा दिया है और आपकी बातें जो हैं वो काफ़ी सिरदर्द बन गई है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से 13 अप्रैल को अमेरिका ने इस्लामाबाद वार्ता जो है वो पूरी तरह से विफल रहा है। नाकेबंदी लगातार लागू रही है और इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बयानबाजियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से नतीजों से पहले सियासी घमासान जारी है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव समाप्त होने के बाद से सिलेंडर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी खाने का भी जिक्र किया और बीजेपी पर हमला बोला। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया है और इस चुनाव के दौरान अपने पीएम मोदी और बीजेपी को देखा होगा आपने कि कैसे वो गरीबी दूर कर रहे थे, महंगाई दूर कर रहे थे, देश का उत्थान कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, माताओं और बहनों के खाते में 3-3.5 हजार रुपए डाल रहे थे, पता नहीं और क्या क्या कर रहे थे।
यहाँ तक कि झालमुड़ी खाने भी चले गए थे और ये दिखाने के लिए कि वो गरीबों को कितना करीब हैं, कितने हितैषी हैं और इसे नौटंकी से देश को बचाना होगा। फिलहाल उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी पर जमकर तंज कसा है और वीडियो के माध्यम से ये संदेश साझा किया है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। चुनाव खत्म हो गया और चुनाव के दौरान आपने देखा होगा मोदी जी को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को गरीबी दूर कर रहे थे, महंगाई दूर कर रहे थे, देश का उत्थान कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, माताओं बहनों के खाते में 3-3.5 हजार रुपए डाल रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। यहां तक कि झालमुड़ी खाने चले गए कि गरीबों के कितने करीब हैं, कितने हितैषी हैं। इस नौटंकी से देश को बचना होगा। समझना होगा कि कितने बड़े ड्रामेबाज और नौटंकीबाज लोग इस देश में शासन कर रहे हैं और उसके मुखिया है नरेंद्र मोदी। इसलिए चुनाव के दौरान जो वादे ये लोग करते हैं उसकी जरा पड़ताल भी आप लोग किया कीजिए, उस पर निगाह रखना चाहिए। चुनाव खत्म हो गया, आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है? 5 किलो का सिलेंडर जो घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं, मजदूर झुग्गियों में, उसका दाम 261 रुपए बढ़ा दिया। जो मजदूर, जो छात्र, जो गरीब लोग 5 किलो का गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जी हां, उसका 261 रुपए दाम मोदी जी ने चुनाव खत्म होते ही बढ़ा दिया। अब आ जाइए कमर्शियल सिलेंडर, जिसका इस्तेमाल ठेले वाले और छोटी छोटी दुकानदार करते हैं। मोदी जी जो अपने आप को चाय वाला कहते हैं, तो चाय वाले भी जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे करते हैं, वो कमर्शियल सिलेंडर थोड़ा बहुत नहीं 993 रुपए बढ़ा दिया गया। वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तापमान जो है वो 40 डिग्री से नीचे खिसका हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में आज का मौसम साफ बना रहेगा। आसमान में घने बादल दिखाई दे सकते हैं। एनसीआर में न्यूनतम तापमान जो है वो 37 डिग्री के करीब रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के बीच रहेगा। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की भी उम्मीद नहीं है। मौसम में 27% नमी देखी जा सकती है। एनसीआर में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में मई की सुबह हल्की ठंड रही और न्यूनतम तापमान जो है 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम का सामान्य तापमान से 1.9 डिग्री कम है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। यूपी में आज मौसम शुष्क रहेगा और बारिश के आसार नहीं है। आईएमडी ने 3 मई को कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। वहीं 4 और 5 मई को भी मेरठ, गाजियाबाद सहित पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ने और कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार आज मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर जैसे कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है और कुछ जिलों में ओले गिरने के भी आसार है और एमपी में भी मौसम का यही हाल रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।